नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BDSV 101 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा लोकतंत्र के स्तंभ, शांत एवं सद्भावपूर्ण जीवन। तो इससे पहले चैप्टर शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि BDSV 101 में टोटल 5 यूनिट हैं और हर यूनिट में 4-4 चैप्टर हैं। और आज हमारा ये जो चौथा चैप्टर है ये फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेगा, यानी कि पहली यूनिट के जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारी पहली यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पहली यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आगे भी अच्छे से समझ में आएंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें और साथ साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखो, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की ऐतिहासिक धारणा और आधुनिक धारणा में क्या अंतर है, यानी कि लोकतंत्र की जो ऐतिहासिक धारणा है हमें वो क्या बताती है और लोकतंत्र की जो आधुनिक धारणा है उसमें किस प्रकार से आगे लोकतंत्र के विकास की चर्चा की बात की गई है। इसके बाद इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो देखो, लोकतंत्र के यहाँ पर 3 सिद्धांत हैं। व्यक्तित्व के सम्मान की बात की गई है लोकतंत्र में, मानव बुद्धि में विश्वास की बात की गई है और उचित भागीदारी के लिए अधिकार की बात की गई है। इसके बाद जो अगली चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा किस प्रकार से समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे सकती है। तो इस चैप्टर से बेसिकली 2 मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा में, लोकतंत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है, ठीक है, और या फिर शिक्षा किस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दे सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जानेंगे। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है जो कि हमें कुल मिलाकर यही बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्या समझेंगे। चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। तो देखो, लोकतंत्र शब्द आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन। लोक माने जनता और तंत्र माने शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता की शासन। बात ये आती है कि जनता के शासन के बाद शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे सामने ये दिखाई देता है कि शुरुआत में ही राजाओं महाराजाओं का शासन था। और राजाओं महाराजाओं का शासन तो एक तरफा होता है, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं और जनता पर डिसीजन थोप देते हैं। लेकिन लोकतंत्र की बात होती है कि जनता मिलकर डिसीजन लेती है और जनता हर मामले में पार्टिसिपेट करती है। तो लोकतंत्र का इतिहास कितना पुराना है, कहाँ से शुरू हुआ, इस पैराग्राफ में ये बात बताई जाएगी। तो देखो, जब आप लोकतंत्र के इतिहास की बात करते हो तो लोकतंत्र का इतिहास आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ईसा के जन्म से पहले 500 साल पूर्व, यानी कि आज से 2024 ये चल रहा है और 5 साल वो हो गए, तो लगभग 2500 साल पूर्व यूनान का एक शहर था जिसका नाम था एंथेस, जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। जहाँ पे आपको पता ही है, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे जो नाम हैं राजनीति विज्ञान में वो यहीं से शुरू हुए हैं, एंथेस की ही देन है। तो ईसा के जन्म से लगभग 500 साल पूर्व की अगर हम बात करें तो एंथेस जो शहर था यूनान का, वहाँ से राजनीतिक व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक रूप से शुरू हुई थी, जहाँ साधारण जनता को कुछ अधिकार सौंप दिए गए थे और यहाँ पर लोगों के शासन का जो मतलब था, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत मानी गई। समय बीता और लोकतंत्र का अर्थ बदलता गया, समय बीता, लोकतंत्र का चरित्र बदलता गया, समय बीता और लोकतंत्र की प्रकृति भी बदलती चली गई। क्यों बदलती चली गई उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। क्या था, पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, जनसंख्या बहुत कम थी। हम एंथेस की बात कर लेते हैं। एंथेस में जो लोकतंत्र था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, सारे बंदे क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और सब मिलकर क्या करते थे, डिसीजन ले लेते थे। क्योंकि जनसंख्या बहुत कम थी, एक गांव में 200-250 लोग ही रहते थे, तो कोई भी डिसीजन लेना था तो सारे बंदे इकट्ठे हो जाते थे एक जगह और सारे डिसीजन ले लेते थे। क्योंकि 200 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का इकट्ठा होना आसान बात है और डिसीजन लेना भी आसान बात है। लेकिन आज जनसंख्या 100 करोड़ हो रही है देशों की, तो इतनी सारी जनसंख्या को एक जगह बिठा के तो डिसीजन नहीं ले सकते। तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले लोकतंत्र के चरित्र में बदलाव आ गया है। तो जब आप ग्रीक डेमोक्रेसी की बात करोगे, यानी कि यूनान के लोकतंत्र की बात करोगे, तो यूनान के लोकतंत्र की शुरुआत 500 BCE से शुरू होती है, ठीक, और कहाँ शुरू होती है, एंथेंस में, जहाँ जनता मिलकर क्या कर रही है, शासन कर रही है। सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व जनता सारे एक साथ मिलकर कर रही है। और ये लोकतंत्र का कैसा स्वरूप है, प्रत्यक्ष। लेकिन आज जो लोकतंत्र चल रहा है वो है अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जनता अपने में से एक मेंबर को चुन ले रही है और वो मेंबर जनता के सारे डिसीजन ले रहा है।
तो आज का जो लोकतंत्र है वो है इनडायरेक्ट, और जो पहले का लोकतंत्र था वो डायरेक्ट। तो जनता जब डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे शासन में तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन जनता जब अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज दे तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। लोकतंत्र का जब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शुरू करोगे तो कहाँ से शुरू होता है? एंथेस से शुरू होता है, जहाँ पर लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता ये है कि एक लीगल सरकार होगी और उसमें भागीदारी के लिए प्रत्येक नागरिक के अधिकारों पर ध्यान दिया जाएगा। सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक जो मैटर होंगे वो अलग होंगे, और निजी मामले यानी कि जो पर्सनल मैटर होंगे वो अलग होंगे। यानी कि जो राज्य है, सरकार है, वो जनता के जो पर्सनल मैटर है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, केवल जो पब्लिक मैटर होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि निजी मामलों में समाज द्वारा यानी कि सरकार निजी मामलों में इंटरफेयर ना करे। तो एक लोकतंत्र की, एक सच्चे लोकतंत्र की जो परिभाषा है, एक सच्चे लोकतंत्र का के अंदर जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यही है कि एक लीगल गवर्नमेंट हो, जनता पार्टिसिपेट करे, जनता के अधिकार मिले, पर्सनल मैटर अलग हो और पब्लिक मैटर अलग हो, और जो सरकार है वो पब्लिक मैटर में इन्वॉल्व हो, पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व ना हो। क्लियर है? अब लोकतंत्र की हम आधुनिक धारणा की बात करेंगे। तो जब हम आधुनिक धारणा की बात करते हैं तो हमारे सामने एक नाम आता है, एक वर्ड आता है जिसका नाम है उदारवादी लोकतंत्र। तो जब आप उदारवादी वर्ड आज के बाद सुने, लिबरलिज्म वर्ड सुने, तो इसका मतलब ये होता है कि लिबरलिज्म ना व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। लिबरलिज्म का ये कहना है, यानी कि उदारवाद का ये मानना है, उदारवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी समाज का विकास उतना ज़्यादा होगा। और उदारवादी लोकतंत्र की जो शुरुआत है ये अमेरिका से होती है। जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में वहाँ की घोषणा पत्र जारी किया गया। तो आज का जो उदारवादी लोकतंत्र है उसका संबंध अमेरिका के 1776 के जो है अवधारणा से है। इसके अलावा अब्राहम लिंकन की जब आप डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, ये अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है अलग से पूछी भी जाती है कई बार, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जो आज प्रचलित है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता में से जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार। यानी कि जनता की सरकार होगी, जनता के द्वारा ही बनाई गई होगी और जनता के लिए ही वो काम करेगी। ऐसी परिभाषा किसने दी? अब्राहम लिंकन ने। इस परिभाषा का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी ना एक प्रोसेस है समाज को चलाने का, ना कि ये कोई कठोर एक्टिविटी है, कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र सिर्फ एक प्रोसेस है देश को चलाने का। लोकतंत्र को आप कोई एक हिस्सा नहीं मान सकते, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिकार नहीं बल्कि व्यक्तियों के अधिकारों का निर्माण करना है। यानी कि लोकतंत्र का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि वो सरकार के क्या उद्देश्य होंगे ये बताएगी। लोकतंत्र का तो मेन मतलब ये है कि लोगों का मेन उद्देश्य क्या होगा, व्यक्तियों की क्षमताओं का ज़्यादा ज़्यादा यूज़ कैसे किया जाएगा। क्योंकि जब तक व्यक्तियों का कल्याण जीवित है तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। जिस दिन लोकतंत्र व्यक्तियों के लिए काम नहीं कर पाएगा उस दिन लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। भाई पहले राजतंत्र था, अगर राजतंत्र में बुराइयां नहीं होती, वो जनता के लिए सही से काम कर रहा होता, क्या राजतंत्र खत्म होता? आज भी राजा का शासन चल रहा होता। लेकिन राजा के शासन में बुराइयां आ गई, परिवारवाद आ गया, राजा के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, सिर्फ यही शासन करते रह गए। इसके अलावा सही तरीके से शासन भी नहीं करते थे, जनता खुशहाल नहीं थी, जनता का शोषण किया जाता था। फिर लोकतंत्र आया। अगर लोकतंत्र में वही प्रतिरूप दिखाएगा तो लोकतंत्र को भी फिर बदलना पड़ेगा, वहां पर भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो लोकतंत्र की परिभाषा कहते हैं कि लोकतंत्र एक प्रोसेस है और उसका उद्देश्य यह है कि समाज को सही तरीके से शासित किया जाए, चाहे उसमें समाज की ही हिस्सेदारी क्यों न लेनी पड़े। अब ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि लोकतंत्र की भावनाएं कैसे डेवलपमेंट की जाए। तो भैया लोकतंत्र की भावनाएं जब भी विकसित हो सकती हैं जब शिक्षा के माध्यम से बचपन से ही बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। अगर किसी व्यक्ति का चरित्र ही तानाशाह है तो कभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। तो व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उसके बाद जब वो व्यक्ति शासन में आएगा तो वो डेमोक्रेसी को और अच्छे से निभाएगा। ये लोकतंत्र की आधुनिक धारणा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लोकतंत्र की ऐतिहासिक धारणा कहाँ से शुरू है? ग्रीक से। और लोकतंत्र की उदारवादी धारणा कहाँ शुरू है? अमेरिका से। आई होप सो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। लोकतंत्र क्या है? एक प्रोसेस है, और वो किस चीज़ का प्रोसेस है ये भी मैंने आपको बता दिया कि समाज को अच्छे रूप से चलाने का, जहाँ सही व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जाए, समानता दी जाए, अधिकार दिए जाएँ, न्याय दिए जाएँ, और इन सबके बीच में एक रिलेशन भी हो। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई और बाकी लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार ही नहीं है। किसी एक खास क्लास को स्वतंत्रता मिल जाए, बाकी लोगों को ना मिले, हर जगह असमानता हो तो हम कहेंगे लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की सच्ची शर्त यह है कि लोकतंत्र में क्या क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता हो, समानता हो, अधिकार हो, न्याय हो, ये सब अवधारणाएं हो, इनके बीच में सारे संबंध भी क्या हों? अच्छे हों। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
तो देखो, लोकतंत्र के 3 सिद्धांत है जिसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो जब आप एक मानवीय मूल्यों वाली बात करते हो तो हम ये कहते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसे व्यवहार अगर हमारे साथ हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो एक शांतिप्रिय व्यक्ति है, एक अच्छा व्यक्ति है, वो पता है क्या सोचता है कि यार मैं समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ, समाज के लिए मैं न्याय स्थापित कर रहा हूँ, समाज में मैं भाईचारे की भावना कर रहा हूँ, तो समाज भी तो मेरे साथ ऐसी भावनाएं रखे। तो एक शांतिप्रिय व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक मार्गदर्शक व्यक्ति पता है क्या सोचता है कि दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करें हम जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। लेकिन जो दोहरे किस्म के व्यक्ति होते हैं वो पता है क्या चाहते हैं कि हम समाज के साथ कैसा व्यवहार करें और समाज हमारे साथ दूसरा व्यवहार करे। यानी कि समाज हमारे लिए तो अच्छा व्यवहार करे और हम समाज के लिए कैसा व्यवहार करें, डजंट मैटर। तो जब ऐसी चीज़ आती है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रह जाती। तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत यही है कि हमें व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। हमें व्यक्तित्व के सम्मान को इस प्रकार से सम्मानित करना चाहिए कि ताकि वो भी हमें बदले में सम्मान दे, क्योंकि जो हम देंगे वही वापस लौट कर आना है। लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत है कि हमें मानव बुद्धि में विश्वास रखना चाहिए। तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत क्या है कि व्यक्तित्व और उसकी स्थिति के प्रति सम्मान रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यह है कि मानव बुद्धि में विश्वास करना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत यह है कि जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और इन तीनों सिद्धांतों को हम डीपली यहाँ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का, व्यक्तित्व का सम्मान। तो देखो, एक व्यक्ति का सम्मान इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी कोई पोजीशन है। एक व्यक्ति का सम्मान इसलिए किया जाना चाहिए कि आखिर वो एक इंसान है। तो एक इंसान का सम्मान इसलिए ना किया जाए कि उसकी कोई पोजीशन है, कोई स्थिति है, वो किसी पद पर है, बल्कि एक मानव का सम्मान इसलिए करो भाई क्योंकि वो एक मानव है और एक मानव होने के नाते उसे सम्मान मिलना ही चाहिए। और लोकतंत्र का पहला सिद्धांत यही है कि लोकतंत्र व्यक्तित्व के सम्मान की बात करता है। अगर लोकतंत्र, देखो अभी तक ना विश्व में कहीं पर भी लोकतंत्र रियल में आया नहीं पाया है। भले ही हम कहें भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन रियल में ना डेमोक्रेसी जमीनी स्तर पर है नहीं। डेमोक्रेसी की परिभाषा तो कागजों में आ गई है, उस रास्ते पर हम चल तो पड़े हैं, लेकिन रियल में जमीनी स्तर पर अभी भी लोकतंत्र नहीं आया। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का अपमान होगा, कोई भी व्यक्ति जिल्लत भरी जिंदगी जिएगा, तब तक हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी नहीं आई है। तो डेमोक्रेसी सही अर्थों में कब आ सकती है? जब सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या हो, सम्मान हो। अब देखो, व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो मानता है कि व्यक्ति का महत्व समाज के साथ जुड़ा है। यानी कि एक व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस हमारी सोसाइटी से है, तो इसलिए हमें सोसाइटी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की सारी एक्टिविटी समाज से जुड़ी हुई है। तो अगर वो समाज को सम्मान देगा तो समाज भी उसका सम्मान करेगा। अगर वो समाज को कुछ अर्पित करेगा तभी तो समाज उसका सम्मान करेगा। कोई व्यक्ति समाज को कुछ अर्पित ही नहीं कर रहा, समाज को कुछ दे ही नहीं रहा, समाज में अपनी योग्यताएं दिखाई नहीं रहा, तो समाज उसको सम्मान भी क्यों करे? तो एक व्यक्ति वो है जो अपने आप को सामाजिक मानता है, क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कहता है कि हमारा महत्व हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान हमारी समाज से जुड़ी हुई है। लेकिन दूसरे तरीके का एक व्यक्ति और है जो पता है क्या है, वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व को महत्व दे रहा है, समाज को महत्व नहीं दे रहा। तो जो बंदा अपने व्यक्तित्व को महत्व देता है, दूसरों को महत्व नहीं देता, तो उसके हिसाब से लोकतंत्र अलग होगा, और जो व्यक्ति समाज को महत्व दे रहा है उसके लिए लोकतंत्र का मूल्य अलग होगा। तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जिस प्रकार का होगा, व्यक्ति के सोचने के तरीके जिस प्रकार के होंगे, समाज का निर्माण भी उसी प्रकार से होगा। भारतीय समाज में ज़्यादातर दोनों ही विचारों का अस्वीकार किया जाता है, और ये कहा जाता है कि भारतीय समाज में आर्थिक, सामाजिक, नस्लीय और धार्मिक भेदभाव के परवाह किए बिना हर एक बंदे की अगर हम चिंता कर रहे हैं तो ही हम सही मायने में व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं। यानी कि जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान कर रहे हैं तो धर्म बीच में नहीं आना चाहिए, समाज बीच में नहीं आना चाहिए, नस्ल बीच में नहीं आनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति बीच में नहीं आनी चाहिए। यानी कि हम आर्थिक स्थिति देखकर सम्मान किसी का करें ये सही नहीं है, अमीरी गरीबी देखकर सम्मान करें ये ठीक नहीं है, ऐसा भारत में कहा जाता है। किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति देखकर हमें सम्मान किसी का करना या ना करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नस्ल के आधार पर या धर्म के आधार पर परवाह किए बिना, यानी कि धर्म, जाति, भाषा, रंग, इन सब के परवाह किए बिना अगर हम किसी व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं, तब हम कहेंगे हम सामाजिक प्राणी हैं। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है। हर व्यक्ति की कुछ प्राइवेसी होती है, और उस प्राइवेसी को प्राइवेट रखना ही उस व्यक्ति का अधिकार है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी भी सबके सामने आ जाती है तो व्यक्ति आत्महत्या तक चला जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना है तो उसकी प्राइवेसी भी हमें रखनी होगी, और इसलिए लगातार सरकार नए नए प्रकार के कानून ला रही है जिसमें व्यक्ति की प्राइवेसी बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेकिन ये सब कहने की बात है, जितनी तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज आ रहा है, व्यक्ति की प्राइवेसी उतनी ज़्यादा कम होती जा रही है। व्यक्ति के सम्मान की जब हम बात करते हैं तो ये सार्वजनिक और निजी मामलों में अंतर है। यानी कि पब्लिक सेक्टर में
और जो हमारे पर्सनल मैटर हैं उसमें जो है सम्मान की बात अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति की हमेशा दोहरी भूमिका होती है। एक व्यक्ति की एक भूमिका ये होती है जो वो समाज में निभाता है, एक व्यक्ति की भूमिका वो होती है जो वो अपने घर में निभाता है। तो ऐसे में एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना है कि एक सभ्य समाज में व्यक्ति के दो कार्य होते हैं, एक स्वसंबंधित कार्य और एक परसंबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जो व्यक्ति पर स्वयं पर प्रभाव डालते हैं, और जो कार्य व्यक्ति पर स्वयं प्रभाव डालते हैं और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो किसी को भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति के अगर ऐसे कोई कार्य हैं जो समाज पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं तो ही इंटरफेयर करना चाहिए। तो यानी कि व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य है जो समाज पर निगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो उसमें किसी भी सत्ता को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति का कोई प्रभाव ऐसा है जो समाज पर निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो उस पर समाज को हस्तक्षेप करना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज डैट व्यक्ति अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ रहा है, तो ये व्यक्ति का स्वसंबंध कार्य हो गया, समाज को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति बम बनाने की पढ़ाई कर रहा है और बम बनाने की पढ़ाई करते करते वो समाज में ही प्रयोग करने लग जा रहा है, समाज में बम फोड़ने लग रहा है, आतंकवाद की परिभाषा सीख रहा है वो, तो ऐसे में समाज को इंटरफेयर करना चाहिए। तो यानी कि व्यक्ति के वो कार्य जो दूसरों को गलत तरीके से प्रभावित करें, समाज के लिए नुकसान बने, ऐसे में सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। अदरवाइज सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहेगा। ऐसी एक और विचारक रहे हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने ये कहा कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। देखो, जब हम व्यक्तित्व के सम्मान की बात कर रहे हैं तो हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और जब आप व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि भाई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करे। व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा से क्यों व्यवहार करे, व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यवहार करे। तो जॉन डीवी कह रहे हैं कि हाँ भाई, हर बंदे को अपनी इच्छा से व्यवहार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति सामाजिक रूप से हानिकारक ना हो। तो कुल मिलाकर व्यक्तित्व के सम्मान की थ्योरी ये कह रही है कि हर मनुष्य को मनुष्य होने के नाते सम्मान मिलना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी की स्वतंत्रता जब भी छीनी जा सकती है जब वो व्यक्ति किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हो। इतनी बात क्लियर है। लोकतंत्र का जो दूसरा सिद्धांत है वो है मानव बुद्धि में विश्वास। देखो, सिंपल सी बात है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास सोचने की क्षमताएं होती हैं, और अगर मान लो आपने किसी व्यक्ति की सोचने की क्षमता छीन ली तो आपने समाज में एक नया विचार छीन लिया। तो ये भी माना जाता है कि समाज में जो उच्च विचार हैं वो हमेशा निम्न स्तर से आते हैं। तो विचार ही लोकतंत्र का आधार है। विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19(1) में भी दी गई है। तो विचारों से ही व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। तो लोकतंत्र और मानव बुद्धि में विश्वास एक दूसरे से संबंधित है, और हमें ये समझना पड़ेगा कि मानव बुद्धि में जब हम विश्वास करते हैं तो ही वो लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है। अब ये कैसे है, सुनो। समाज में दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं वैज्ञानिक गतिविधियों में लगे हुए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि विशेषज्ञ होते हैं, मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग जब समाज में अपने विचार देते हैं तो नई नई साइंटिफिक एक्टिविटी होती हैं, नई नई खोज होती हैं, समाज नए तरीके से आगे चलता है, क्योंकि उनके विचार समाज को आगे ले जाने वाले होते हैं। हालांकि कुछ लोगों में प्रतिभाशालीता कम होती है, बुद्धि का स्तर थोड़ा सा कम होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में भागीदारी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उनके भी विचारों की आपने स्वतंत्रता छीन ली, उन्हें भी भागीदारी तो मिलनी ही चाहिए कम से कम। क्योंकि आप कैसे लगा लेंगे किसी व्यक्ति के विचार गलत हैं, किसी व्यक्ति के विचार सही हैं। तो मानव बुद्धि में विश्वास का मतलब यह है कि हर एक बंदा निर्णय में भागीदारी लेगा, चाहे उसकी बुद्धि अच्छी हो और चाहे बुद्धि उसकी अच्छी ना हो। तो इसलिए हम लोकतंत्र में ये मानते हैं कि सब बंदे की पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सही व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से समाज का अंग है और हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो उसकी प्रतिभाशालीता कितनी भी हो, उसका IQ लेवल कितना हो, उसकी बुद्धि का स्तर चाहे कितना भी हो। इतनी बात क्लियर है। तो लोकतंत्र का पहला सिद्धांत है व्यक्तित्व के सम्मान का, दूसरा है हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और तीसरी बात भी उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, भागीदारी कोई। तो हर व्यक्ति की समाज में भागीदारी हो और उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हों। तो जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि वो देश के शासन चलाने में अपनी भूमिका अदा करेगा, समाज में जो उसके हित हैं, समाज में जो उसकी समस्याएं हैं उसके बारे में वो बताएगा, लेकिन साथ ही साथ समाज के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी वो व्यक्ति बताएगा। जैसे हमारे देश में अधिकार दे रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार, तो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम देश की संपत्ति की रक्षा करें, देश के एनवायरनमेंट की रक्षा करें, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करें, हर व्यक्ति के सम्मान करें, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, अपने देश के लिए जी जान लगा दें। ये हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है। तो लोकतंत्र का तीसरा आदर्श यह है कि व्यक्ति को अगर अधिकार मिलने हैं तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।
सभी लोगों को अगर पार्टिसिपेशन अधिकारों को लेने में है तो देश को चलाने में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये नहीं कि अधिकार तो लिए जा रहे हो, राशन तो लिए जा रहे हो, अस्पतालों से फ्री इलाज तो लिए जा रहे हो, लेकिन देश को ही अंदर से तोड़ रहे हो, तो ये तो भागीदारी नहीं हुई ना भाई। तो लोकतंत्र के सिद्धांतों की बात करोगे तो 3 सिद्धांत है। व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए, मानव बुद्धि में विश्वास होना चाहिए और साथ साथ सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आई होप सो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उन क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारी थॉट्स होती हैं, वो हमारे परिवार से ही प्रभावित होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा स्कूल से भी प्रभावित होती है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उनसे ही प्रभावित होती है। इसके बारे में अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा क्या दी है भाई? तो लिंकन ने, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार होगी तो वही लोकतांत्रिक सरकार होगी। लोकतंत्र के साधारणता स्वीकृत सिद्धांत क्या हैं? लोकतंत्र के 3 सिद्धांत हैं। एक, व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए, मानव बुद्धि में विश्वास होना चाहिए और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में उचित भागीदारी का मतलब क्या है? तो भैया लोकतंत्र में उचित भागीदारी का मतलब यह है कि जनता के प्रत्येक सदस्य को समस्या की जांच और समाधान में भाग लेने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है समाज का, वो समाज में समानता की भागीदारी रखता है और वो बराबरी तरीके से देश को चलाने में अपना योगदान दे सकता है जो जो उसके हक में है। तो ये तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ही दोगे। अगला ये है कि शिक्षा में लोकतंत्र को कैसे हम बढ़ावा, शिक्षा में लोकतंत्र को कैसे शामिल कर सकते हैं और फिर शिक्षा के माध्यम से हम लोकतंत्र को मजबूत भी कैसे कर सकते हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। तो देखो, शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है भाई? तो शिक्षा का लक्ष्य ये होता है एक अच्छे समाज की कल्पना करे, एक अच्छे समाज का निर्माण करे। अब एक अच्छा समाज कब बनेगा? तो भैया एक अच्छा समाज तो जब बनेगा ना जब उसमें रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। तो जो समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, धार्मिकता उसके अंदर उतनी कम होगी, नस्लीय भेदभाव उतने ही कम होंगे, स्त्री पुरुष के बीच में वहाँ समानता ज़्यादा होगी, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जो समाज अनएजुकेटेड होगा, जो समाज अशिक्षित होगा, अनपढ़ होगा, निरक्षर होगा, वो समाज उतना ज़्यादा अंधभक्त होगा। जो समाज जितना ज़्यादा अनपढ़ होगा उसमें धार्मिक अंधता उतनी ज़्यादा होगी। उस समाज में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे, उस समाज में रंग के आधार पर भेदभाव होगा, उस समाज में नस्ल के आधार पर भेदभाव होगा। और एजुकेशन इन सभी चीज़ों को ख़त्म करती है। तो एक समाज में शिक्षा जो है वो लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो एक समाज में शिक्षा लोकतंत्र को ऐसे बढ़ावा देती है कि उस समाज में कहीं ना कहीं जो भेदभाव हैं उन्हें ख़त्म करती हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, तो बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अगर शुरुआत से ऐसे विचार दिए जाएं तो एक खूबसूरत समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि समानता को शिक्षा कैसे बढ़ावा देती है। तो एक व्यक्ति थे, एक विचारक थे जिनका नाम था मूर। इन्होंने कहा कि देखो, समानता और समानता 2 अवधारणाएं हैं और इन दोनों अवधारणाओं को शिक्षा ही पूरा करती है। सबसे पहले हम समानता की बात करेंगे। तो देखो, समानता की जब आप बात करते हो तो समानता का मतलब क्या है, इक्वेलिटी का मतलब क्या है? तो देखो, इक्वेलिटी का मतलब ये है जो अधिकार मुझे जितनी मात्रा में मिले हैं उतनी ही मात्रा में वो अधिकार दूसरों को मिलने चाहिए, या जितनी मात्रा में दूसरों को जो अधिकार मिले हैं उतनी मात्रा में मुझे भी वो अधिकार मिलने चाहिए। ये ना हो कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी आधार पर अलग अलग लोगों को अलग अलग अधिकार दिए जाएं, ऐसा नहीं हो। अगर कहीं पर जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधार के आधार पर अधिकार अलग अलग दिए जाते हैं तो हम कहेंगे समाज में असमानता है। जैसा हमारे समाज में एक कम्युनिटी के अलग रूल है और एक कम्युनिटी के अलग रूल है, तो एक देश भारत है, रूल अलग अलग क्यों? जब हम बात करते हैं देश के संविधान की, तो देश का संविधान तो सब पर ही लागू होता है ना। तो हमारे देश में कुछ लोगों के लिए रूल अलग है और कुछ लोगों के लिए रूल अलग है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता कब आएगी? समानता जब आएगी जब सबके लिए रूल एक होंगे। शादी की उम्र अगर 18 साल है तो सबके लिए होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक विशेष धर्म के लिए कोई अलग उम्र है, एक विशेष धर्म के लिए अलग उम्र है। तो जब आप समानता की बात करते हो तो इक्वेलिटी का मतलब फिर हर जगह इक्वेलिटी है भाई, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो समानता का मतलब है बिल्कुल उचित मात्रा में उतने अधिकार हर कम्युनिटी को मिलने चाहिए जितने हर कम्युनिटी को मिलने चाहिए। तो जब हम समान कहते हैं तो समानता का मतलब ये है कि सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना लेकिन संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक बंदा भिन्न है, किसी के पास अलग अलग बुद्धि हैं, अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग इंटरेस्ट है लोगों के, अलग अलग प्रेरणाएं हैं। तो हर किसी के साथ हम एक जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको भाई। समानता, अगर कोई व्यक्ति एक है, हर व्यक्ति समान है तो सबकी सैलरी एक जैसी होनी चाहिए। तो भाई सबकी सैलरी तो एक जैसी नहीं हो सकती।
क्योंकि एक आईएएस की बुद्धि अलग है, जज की बुद्धि अलग है, चपरासी की बुद्धि अलग है। तो अगर सभी व्यक्ति को उनकी उनकी हैसियत के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है तो ये असमानता नहीं है। तो देखो पूरी तरीके से समानता कहीं स्थापित हो भी नहीं सकती समाज में। अब आप कहो सारे बच्चे स्कूल में पेपर देने जा रहे हैं, सबको एक जैसे नंबर दे दो, तो ये तो समानता नहीं हो सकती। हालांकि आप कहोगे तो समानता है, सबके नंबर एक जैसे हैं ना, सबको 100 में से नंबर दे जा रहे हैं, ये समानता है। आप जो नंबर प्राप्त कर रहे हो ये आपकी बुद्धि का स्तर है, आपके ज्ञान का स्तर है, आपकी शिक्षा का स्तर है। तो आपके स्तर के हिसाब से आपको नंबर दिए गए तो वो तो असमानता नहीं है। तो देखो अगर आप लॉजिकली बिल्कुल समानता की स्थापना करना चाहोगे फिर तो वो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर बंदे की क्षमताएं अलग है, बुद्धि अलग है, आवश्यकताएं अलग है, रुचियां अलग है, प्रेरणाएं अलग है, और हर व्यक्ति शारीरिक रूप से भी भिन्न है। तो जब हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से असमान है तो पूर्ण रूप से आप समानता की स्थापना कैसे कर सकते हो? तो आप सिर्फ समानता में ये कहोगे कि समानता का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक प्रस्तुत होना चाहिए और अधिकार बिल्कुल पूरे पूरे देने चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से। एक जैसा ग्रुप है तो उसको एक जैसा ही साथ में लेकर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहोगे निर्दोष और अपराधी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करो तो ये तो गलत है ना, क्योंकि निर्दोष और अपराधी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो इसीलिए समाज में अलग लोगों की आवश्यकताओं आकांक्षाओं के साथ उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये असमानता है, ये असमानता नहीं है, ये जिस प्रकार का व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही आचरण है। अब जब आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा में अगर हम सही बच्चों को उनकी रुचि झुकाव और बुद्धि के प्रभाव किए बिना एक जैसी शिक्षा दे रहे हैं, हम कहें सारे बच्चे साइंस साइड ही पढ़ेंगे तो ये तो गलत है ना। हम कहें सारे बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे ये भी गलत है, हम कहें सारे बच्चे आर्ट्स पढ़ेंगे ये भी गलत है। तो सभी बच्चों को अगर आप ये कहो नहीं समानता है, सही बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से उनके झुकाव उनकी बुद्धि के प्रभाव किए बिना एक जैसी शिक्षा देते तो ये गलत है, ये असमानता हो जाएगी, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो एक व्यक्ति का विकास जब हो सकता है जब व्यक्ति अपनी रुचि के सब्जेक्ट पढ़े, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से अपना सब्जेक्ट पढ़े, व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो पाए। तो समानता सिचुएशन पर डिपेंड है, ये नहीं कि हर जगह समानता ले दी। क्लियर है? आई होप सो समझ में आया होगा आपको। पॉलिटिकल थ्योरी में और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं शिक्षा में स्वतंत्रता की बात की। तो शिक्षा में समानता की बात समझ गए। शिक्षा में समानता की बात है निष्पक्ष वाला व्यवहार किया जाना चाहिए, एक ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को सम्मान दे। भारत के संविधान में भी ऐसी अवधारणाएं रखी गई हैं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो जब हम कानून के समक्ष सभी की समानता की बात करते हैं तो इसमें कोई धर्म नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई जन्म स्थान, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। अगर किसी कांड के लिए एक सज़ा लिखी है तो एक सज़ा सबको ही मिलेगी, इसे कहते हैं समानता। लेकिन आपको एक जैसा व्यवहार सबके साथ किया जाए तो ये संभव ही नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से विकसित की जा सकती है। तो देखो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि आप समाज में रहकर समाज के लिए हिसाब से काम करोगे। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपको जो स्वतंत्रता दी गई है उतनी ही मात्रा में दूसरों को भी स्वतंत्रता है। अगर आपको कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता है तो दूसरों को भी कार्य करने की स्वतंत्रता है। दोनों के मामले क्लैश नहीं होने चाहिए, यानी कि उतनी उतनी मात्रा में स्वतंत्रता का प्रयोग करो जितनी जितनी मात्रा में सभी लोग स्वतंत्र रहें। ये नहीं कि एक की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता की हानि मिल रही है। तो ऐसे में शिक्षकों को, अभिभावकों और शिक्षकों और समाज के सभी लोगों का मानना है कि ज़्यादा मामले में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि सभी लोग समान रूप से उसका प्रयोग कर सकें। यहाँ पर इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो क्या कहा गया है, स्वतंत्रता एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर सबसे अधिक चाह वाला लक्ष्य है। यानी कि हर एक व्यक्ति किसकी डिमांड करता है? स्वतंत्रता की। और जो ही बंदा उसकी स्वतंत्रता में बाधा आता है वो उसे अपना शत्रु समझता है। एक बच्चे के घर वाले यानी कि पेरेंट्स जब उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं तो बच्चे को वही सबसे बुरे लगते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता में अगर बाधा डाल रहा है तो वो क्या है, उसकी नज़रों में शत्रु बन जाएगा। तो हर एक बंदा अगर सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई चीज़ किसी को पसंद है तो वो क्या है, उसकी स्वतंत्रता। ये समानता से भी ज़्यादा उलझी हुई चीज़ है। बात यही आती है कि लोगों को स्वतंत्रता कैसे दी जाए और शिक्षा के माध्यम से कैसे स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए। तो देखो यहाँ पर बताया गया है शिक्षा के माध्यम से हम रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। और रूल और रेगुलेशन की जरूरत ही हमें इसलिए है ताकि समाज में सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। क्योंकि जिस समाज में रूल नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होंगे, उस समाज में अराजकता फैल जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। ताकतवर बंदा कमजोर बंदों का शोषण करेगा। क्लियर है? तो शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता और शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता ये कहती है रूल होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए और समाज में सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए।
सौंदर्य के प्रकार की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज़्यादा मात्रा में सौंदर्य देना ठीक नहीं है, भारत में ऐसा माना जाता है। शिक्षक भी यही कहते हैं और अभिभावक भी यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर सौंदर्य दे दी गई तो लोग उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे के जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चा सौंदर्य के नाम पर ये कह रहा है मैं स्कूल से बाहर ही रहूँगा, क्लास से बाहर रहूँगा, काम नहीं करके लाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सौंदर्य का प्रयोग भी वही कर सकता है जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता है। जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं है तो उसके अंदर पहले ये क्षमता विकसित करनी चाहिए, तब उसे सौंदर्य देनी चाहिए। इसलिए भारत में ये कहा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें और टीचर भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन पर कंट्रोल रखें, ताकि वो सौंदर्य के सही अर्थों को समझ सकें। क्लियर है? इस पैराग्राफ में यही बात की गई है। ये लिखा गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि देखो 2 प्रकार की सौंदर्य होती है। एक सौंदर्य होती है जिसे हम कम करना चाहते हैं, एक सौंदर्य ऐसी होती है जिसे हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जैसे मान लो कोई बंदा कह रहा है मैं तो चोरी करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो धोखाधड़ी करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो ऐसी सौंदर्य ऐसी है जिसे हम खत्म करना चाहते हैं, हतोत्साहित करना चाहते हैं। बट कुछ सौंदर्य ऐसी जिन्हें हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे शिक्षक को अपने कार्य करने की सौंदर्य होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे विद्यालय का निर्माण कर पाएगा, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा, एक अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण कर पाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से विद्यार्थियों को भी सीखने की सौंदर्य देनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को अगर सीखने की सौंदर्य नहीं दी तो विद्यार्थी सीख ही नहीं पाएंगे। तो एक सौंदर्य ऐसी जिसे हम बढ़ावा देने की बात करते हैं और एक सौंदर्य ऐसी जिसे हम खत्म करने की बात करते हैं। तो चोरी करना, धोखाधड़ी, आतंकवाद, हत्याकांड, कोई व्यक्ति कहे मैं तो हत्या करूंगा, मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो हम ऐसी सौंदर्य को छीनने की बात करते हैं। लेकिन एक टीचर को हमें सौंदर्य देनी चाहिए, एक बच्चे को हमें सौंदर्य देनी चाहिए, ज्ञान और अनुशासन बढ़ाने के लिए हमें लोगों को सौंदर्य देनी चाहिए, एक अच्छे समाज की कल्पना करने की हमें सौंदर्य देनी चाहिए, तभी हम अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन है शिक्षा में समानता से क्या तात्पर्य है? तो शिक्षा में समानता से तात्पर्य यह है कि बच्चों के अंदर समानता के ऐसे मूल्य विकसित किए जाएं ताकि बच्चा समाज में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम समाज में सभी लोगों को समान मान लेंगे, क्योंकि समाज कभी भी एक प्रकार से अलग नहीं, एक प्रकार से समान नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में अलग है, उसकी सोच अलग है, विचार अलग है, और इस आधार पर अगर असमानता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा में समानता का अर्थ यह है कि शिक्षकों और बच्चों को समानता दी जानी चाहिए ताकि वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सके, लेकिन जो गलत कार्य हैं उन गलत कार्यों को खत्म करने की भी समानता होनी चाहिए। परंपरावादी और प्रगतिवादी में क्या अंतर है? जो परंपरावादी हैं वो प्राचीन विचारों के आधार पर चल रहे हैं और प्रगतिवादी वैज्ञानिक गतिविधियों का विचार कर रहे हैं। तो आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा कर दोगे। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया गया है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, माफ़ कीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 में 4 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चारों की चारों वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आशा है चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी। देखो ये वाली जो बुक है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है और हमारी डेली रूटीन में बहुत अच्छे से काम भी आती है। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम टाइम पे जब हम लाइव क्लास देंगे तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर भी जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें भी सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।